हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? ठीक? आप ठीक तो हम भी ठीक। तो चलते हैं, आज हम व्यवहारिक के मात्रक का दूसरा वीडियो है। तो चलते हैं, इसका अध्ययन शुरू करते हैं। आज हम व्यवहारिक मात्रक का जो टॉपिक है वह कैलोरी से शुरू करेंगे। कैलोरी क्या है? जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खाद्य एवं पेय पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा का एक ही इकाई है। यानी हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे जो एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उसको हम कैलोरी में मापते हैं। जैसे दूध को लीटर में मापा जाता है, तेल को लीटर में मापा जाता है, कपड़ा को मीटर में मापा जाता है, उसी तरह से जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलता है, उसी को हम उस एनर्जी को कैलोरी में मापते हैं। और एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। यदि हम ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में, यह स्किन के अंदर यानी चमड़ा के अंदर फैट के रूप में, वसा के रूप में जमा हो जाता है। और फैट जमा होने के कारण मनुष्य का शरीर या किसी भी सजीव प्राणी का शरीर मोटा हो जाता है। तो हम जानते हैं कि एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। अब हम बात करेंगे 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, K फॉर किलो, W फॉर वाट और H फॉर आवर होता है। 1 किलोवाट घंटा को हम कितना बोलते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। हम अपने घरों में जो बिजली जलाते हैं, उसका जो बिल आता है वह यूनिट में उसका निर्धारण करके आता है। बिल का जो निर्धारण होता है वह यूनिट में किया जाता है। तो 1 यूनिट कितना कहा जाता है? तो 1 यूनिट कहा जाता है 1000 वाट को। यानी 1000 वाट को 1 यूनिट कहते हैं। उसी को दूसरे शब्दों में अगर कहें कि 1 यूनिट का अन्य नाम क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा, या इसी को हम बोलते हैं, 1 यूनिट को ही हम बोलते हैं 1 BOT यूनिट। 1 BOT यूनिट का पूरा नाम होता है B फॉर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। B फॉर बोर्ड, O फॉर ऑफ, T फॉर ट्रेड यूनिट। तो 1 BOT यूनिट बराबर 1 यूनिट होता है, या 1 किलोवाट घंटा बराबर भी 1 यूनिट होता है। और तीनों का एनर्जी यानी तीनों का वैल्यू जो होता है, अगर जूल में मापते हैं तो जूल में मापा जाता है, तो इसका मान 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट कितना को कहा जाता है? तो 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। 1 मेगावाट कितना को कहा जाता है? तो 10 लाख वाट को 1 मेगावाट कहते हैं। यानी इसको हम 1 मेगावाट जो होता है, इसको हम 1 मिलियन वाट भी बोल सकते हैं। फिर 1 गीगावाट, 1 गीगावाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 गीगावाट में 1 बिलियन वाट होता है। हालांकि मिलियन और बिलियन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इसको पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम है ये। हमारे भारतीय अंकन पद्धति में इसको अगर इकाई दहाई से अगर मापेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 1 अरब को 1 गीगावाट कहते हैं, और 1 अरब को ही हम 1 बिलियन कहते हैं। अगर इसको 10 के घातों में अगर व्यक्त किया जाए तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 9 वाट हो जाएगा। 10 के पावर 9 वाट। अगर ये मेगावाट को अगर 10 के घातों में व्यक्त किया जाए तो इसको हम 10 के घात कितना? तो 10 के घात 6 वाट होगा। 6 वाट।
1 किलोवाट घंटा को भी अगर हम 10 के घातों में अगर लिखेंगे या व्यक्त करेंगे तो कितना होगा, तो 10 के पावर कितना, 3 वाट, 3 वाट। अच्छा, 10 को हम 3 बार लिख के गुना करें, 10 गुने 10 गुने 10, 10 गुने 10 गुने 10, तो एक का एक एक में गुना करेंगे तो कितना होगा, 1। और इसमें कितना शून्य है, 3 शून्य, 3 शून्य। यानी कहने का मतलब कि 10 को 3 बार लिख के अगर गुना करते हैं तो 1000 हमको मिल जाता है। तो 10 के घात में व्यक्त कीजिए या ऐसे ही इसको याद कर लीजिए। फिर अगर बात करते हैं आगे कि 1 किलोवाट, 1 किलोग्राम भार कितना न्यूटन के बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब इसको उल्टा भी हम पढ़ के देखेंगे कि 9.8 न्यूटन को कितना किलोग्राम कहा जाता है, तो 1 किलोग्राम। आगे है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, ये भी ऊर्जा का एक मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुने 10 पर पावर 19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुने 10 पर पावर 19 जूल होता है। अब हम बात करेंगे मोल के बारे में। यह थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जैसे मोल शब्द सुनने के बाद थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन मोल क्या है, जैसे 1 दर्जन में 12 इकाई होते हैं, 1 गाही में 5 इकाई होते हैं, 1 कोड़ी में 20 इकाई होते हैं, 1 जिस्ता में 24 इकाई होते हैं, 1 शतक में 100 इकाई होते हैं। उसी प्रकार से 1 मोल में 6.022 गुने 10 पर पावर 23 कौन होते हैं। या इसको हम 1 मोल में अगर कहें कि परमाणु, अणु या आयन के रूप में अगर व्यक्त करें तो 1 मोल में कितने परमाणु, तो 1 मोल में भी इतने ही परमाणु होगा, 6.022 गुने 10 पर पावर 23 परमाणु। और कोई पूछे कि एक बात बताओ, 1 मोल में कितने अणु होते हैं, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल में 6.022 गुने 10 पर पावर 23 अणु होते हैं। कोई आदमी पूछा कि नहीं 1 मोल में कितने आयन होते हैं, तो 1 मोल में 6.022 गुने 10 पर पावर 23 आयन होते हैं। चाहे तुमसे 1 मोल में अणु पूछे, आयन पूछे, परमाणु पूछे, कण पूछे, क्रिस्टल पूछे, इकाई पूछे, कुछ भी पूछे, उसका वैल्यू इतना ही होगा, उसका मान इतना ही होता है। अब 1 मोल का जो मान होता है वही उसी मान को हम एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो स्थिरांक के नाम से जानते हैं। एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, और इसको किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो स्थिरांक को हम एन नॉट या एन ए से सूचित करते हैं। एन नॉट से बोलेंगे या एन ए से बोलते हैं। अब इसका एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो इसका मान नियत होता है, यह बदलता नहीं है, और इसका मान होता है 6.022 गुने 10 पर पावर 23। यानी इसका मान जो होता है कहीं नहीं बदलता है, हर जगह समान होता है। आगे हम बात करेंगे पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। एम फॉर मीटर होता है, और ये सी -2 का मतलब इसको हम बोलते हैं मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, इसको इन्वर्स भी बोलते हैं लोग। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह पर 9.8 होता है। यानी इसको गुरुत्वीय त्वरण को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
का मान पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक का मान भी नियत होता है, इसका मान बदलता नहीं है। यानी इसका मान बदलने का मतलब होता है कि इसका मान नियत होता है, निश्चित होता है। जैसे पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक का मान 6.67 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम होता है। अब हम बात करेंगे मैट्रिक प्रणाली यानी मैट्रिक सिस्टम क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़े को ये जानना चाहिए, क्योंकि ये हर कदम पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम जानते हैं, बाजार जाते हैं तो जब कोई सामान खरीदते हैं, चाहे हम तेल खरीदें, अनाज खरीदें, तो हम किलोग्राम में खरीदते हैं या लीटर में खरीदते हैं या मीटर में खरीदते हैं, तो उसका कैलकुलेशन हम यहीं से करेंगे। मैट्रिक प्रणाली यानी मैट्रिक सिस्टम जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जानना चाहिए हम सबों को, और इसको कविता की तरह याद भी रखना चाहिए। जैसे ये 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है और 10 डेसीमीटर का 1 मीटर होता है। इसको हम उल्टा भी पढ़ेंगे कि अगर कोई आदमी पूछ दे कि बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर। अगर पूछ दे कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। अगर किसी ने पूछ दिया कि अब बताओ कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। अभी 10 के ऊपर देखो कि कितना है मिलीमीटर, तो ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तीनों 10 को गुना कर देंगे तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि एक बात बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो फिर दोनों 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 10 गुने 10 तो 10 दहाई 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आगे है 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। अब है 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, यानी 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, यानी 10 मीटर को हम 1 डेकामीटर कहते हैं। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, यानी 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है। अगर तुमसे कोई कहे कि एक बात बताओ कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर हुआ, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में 10 मीटर, 10 डेकामीटर होता है। एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 10 मीटर। तो यानी अगर हम कहें कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, तो 10 और 10 में दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 100 आ जाएगा, 100, यानी 100 मीटर। यानी 100 मीटर को हम क्या कहेंगे, 1 हेक्टोमीटर कहते हैं 100 मीटर को। अगर कहे 100 मीटर को 1 हेक्टोमीटर कहते हैं। अगर कहे कि 10, फिर कहता है कि 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, जो हम सभी जानते हैं। और 10 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 किलोमीटर बराबर 1 मिलिया मीटर होता है। अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, याद कैसे रखें,
तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बराबर 1 मीडियामीटर। फिर इसको पुनः एक बार इसको हम रिवीजन करते हैं। जैसे इससे बहुत सारा प्रश्न बनता है, बहुत सारा प्रश्न बनता है। यदि तुमको उससे कोई आदमी पूछ देता है कि अब बताओ 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो जिसको ये मैट्रिक सिस्टम नहीं जानता है वह इसका कैलकुलेशन करके नहीं बताएगा। जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वीडियो का जो शुरुआत किए कैलोरी से किए हैं। और कैलोरी का मतलब हम जान गए हैं कि कैलोरी हमको कहाँ से मिलता है। तो हम जो खाना खाते हैं, खाद्य एवं पेय पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा का एक इकाई है। तो अगर हम कैलोरी ज़्यादा ले लें तो फिर हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए घातक साबित होता है। क्यों? क्योंकि जब सब हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ेगा तो वह फैट के रूप में हमारे शरीर के अंदर, स्किन के अंदर जमा होगा और हमारा शरीर सूअर की तरह फूल जाएगा। और जब सूअर की तरह फूल जाएगा तो फिर डॉक्टर साहब कहेंगे कि नहीं, अब एक्सरसाइज कीजिए, कुछ पसीना बहाइए, और फैट जो आपके स्किन के अंदर है, आपके शरीर के अंदर जो फैट है वह पसीना के रूप में बाहर निकलेगा, आप एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो मेरा कहना है कि आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा खा लेने से ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा और हानि करेगा। इसीलिए फिर इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम जो ये दूसरा वीडियो है, अभी तक हम केवल घरेलू घर आंगन की ही बात किए हैं। अब हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबों के लिए, हमारे घर के, हमारे समाज के सारे व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और इसका जानकारी हमें होना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा झगड़ा का मुख्य कारण जड़, जोरू और ज़मीन है। और हम अगले वीडियो में ज़मीन जायदाद, खेत खलिहान से जुड़ा हुआ कुछ माप है, कुछ पैमाइश है, कुछ मात्रक है, उन सबों को लेकर आएंगे और बारी बारी से उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए आज इतना ही। धन्यवाद।